देखिए आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा क्या चीज़, समष्टियाँ। ठीक है ना, समष्टियाँ हम लोग देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है ना कि प्रकृति में किसी भी जाति के पृथक, ठीक है ना, अर्थात एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। एक एक जो है व्यष्टि देखा जाए, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, ठीक है ना। किसी भी जाति का एक ऑर्गेनिज्म जो है देखने को मिलता है क्या, ऐसा नहीं है, उसका समूह देखने को मिलता है। जैसे गायों की बात करें तो क्या एक ही गाय देखने को मिलती है, नहीं नहीं, वो बहुत सारी गायें हैं, ठीक है ना। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र समूह में रहते हैं और समान संसाधनों का साझा करते हैं। मतलब जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उसको बराबर बराबर बांटते हैं वो, ठीक है ना, अपने में बराबर बराबर क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो देखें हम लोग यहाँ पे समष्टि की परिभाषा देखनी थी एक तरह से। तो हम लोगों को ये बताना होगा कि किसी भी जाति के जो जीव होते हैं वो व्यष्टि के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि एक समूह में दिखाई देते हैं। समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का बंटवारा करते हैं अर्थात साझा करते हैं। और साझा करने के बाद जो है क्या चीज़, अगर साझा नहीं करते हैं तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जैसे शेर है, शेर जो है वो क्या करेगा बताएं, शेर जो है वो क्या करेगा, अगर एक खरगोश मतलब दो शेर हैं और एक जो है खरगोश है, ठीक है, तो उन दोनों में, दोनों शेरों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगा। वो बांट के नहीं खा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, बांट के नहीं खा सकते हैं। और संकरण करते हैं, इन ब्रीडिंग करते हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, समष्टि। क्या कहा जाएगा इसको, समष्टि कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का समष्टि का परिभाषा। अब समष्टि के बाद जो है ना हम लोगों को एक बार फिर से जन्म दर और मृत्यु दर देखना होगा। जन्म दर और मृत्यु दर हम लोग किसको कहते हैं, चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर। और प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। हाँ, जन्म दर को नेटेलिटी और मृत्यु दर को मोर्टेलिटी, ठीक है। ये जन्म दर और मृत्यु दर को समझने के लिए एक हम लोगों को जो है दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसका दिया गया है, ज़रा इसको गौर से देखेंगे हम लोग। बताया जा रहा है ना कि पिछले साल कमल के कितने पौधे थे, 20, ठीक है ना। किसी ताल में, ताल किसको कहते हैं बताएं, हाँ, तालाब पोखरा, ठीक है ना, उसको ताल बोलते हैं। तो ताल में जो है कमल के कितने पौधे थे, और जनन द्वारा 8 नए पौधे बन गए, 8 नए नए पौधे और हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, जिससे वर्तमान समष्टि कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। तो जन्म दर अगर निकालना हो, जैसे पिछले साल 20 पौधा था, कितना बढ़ा है 8, और हो कितना गया है 28, तो कितनी संख्याएं हो रही है हमारे पास, 3 संख्याएं हो रही है। एक पिछले साल के पौधों की संख्या 20, बढ़ी हुई संख्या 8, और कुल संख्या 28। अगर जन्म दर निकालना हो, कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 संख्याएं ही चुनेंगे। हाँ, पहले से जो संख्या थी उससे भाग देंगे जो बढ़ी हुई संख्या है, समझ में आया ना। बढ़ी हुई संख्या में पहले वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब पता चलेगा हम लोगों को कि जन्म दर जो है वो कितना है, समझ में आ रहा है ना। तो जन्म दर को जानने के लिए जो है एकदम आसान सा ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी तरह से जो है एक और देखा जाए एग्जाम्पल, मान के चलते हैं एक प्रयोगशाला में जो है ना 40 फल मक्खियाँ हैं। प्रयोगशाला में कितनी फल मक्खियाँ हैं, 40। 40 में से 4 जो है ना वो किसी समय अंतराल में, मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। तो कहा जाएगा कि बताइए मृत्यु दर कितनी है, कैसे निकालें। कुल मक्खियाँ कितनी हैं, मर कितनी गई, 4, बची कितनी, 36। तो 3 संख्याएं यहाँ भी मिल रही हैं, लेकिन मृत्यु दर निकालना है तो हम लोग करेंगे जो मृत्यु हुई है जिन समष्टियों की, और बटा हो जाएगा कितना, जितनी थी पिछले साल जितनी थी या पिछले सप्ताह जितनी थी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह,
ठीक है ना। प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कितना जो है मृत्यु हो रही है बताएं, 0.1। समझ में आया ना। इसके बाद देखें समष्टि का दूसरा गुण होता है कौन, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसको कहते हैं, बिल्कुल, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाती है। जैसे देखें हम लोग 60% स्त्री हैं, 40% नर हैं। समझ में आया ना। एक जो है एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या ये दोनों जो है समान होनी चाहिए या फिर जो है अलग अलग होनी चाहिए बताएं, एक समान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एक समान होनी चाहिए। समझ में आया ना, तभी हम लोग जो है निकाल सकते हैं क्या चीज़ बताएं, हाँ लिंग अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखें, ये हम लोगों को क्या समझाया गया है अगर हम लोग आयु का पिरामिड बनाते हैं, किसका पिरामिड बनाते हैं, आयु का। समझ में आया ना, किस चीज़ के लिए आयु का पिरामिड, मानव समष्टि के लिए, मानव समष्टि के आयु का पिरामिड बनाते हैं। तो मानव समष्टि को हम लोग 3 आयु वर्गों में बांट सकते हैं। कितने आयु वर्ग होती हैं, 3। प्रथम आयु वर्ग हो जाएगी जन्मोत्तर, ठीक है ना, और दूसरी जननक्षम, और तीसरी क्या चीज़, जनन पूर्व। यानी ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गया क्या चीज़, रिप्रोडक्टिव एज, और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इसको हम लोग जनन बना लेंगे, जन्म नहीं होगा। समझ में आया ना। क्या हो जाएगा ये, हाँ। तो अलग अलग टाइप से जो है हम लोगों को, यानी इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो बच्चे हो गए, नौजवान हो गए और बूढ़े हो गए। ठीक है ना। तो किसी भी मतलब समष्टि में देखा जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किनकी होती है, ये बच्चों की संख्या है। ये बच्चों की संख्या हो गई। बच्चों से जो है थोड़े कम होते हैं कौन, नौजवान, और उनसे कम होते हैं कौन, बूढ़े। तो इस प्रकार के पिरामिड को हम लोग कौन सा पिरामिड कहते हैं, बढ़ता हुआ पिरामिड। ठीक है। अगर बच्चों की संख्या और नौजवानों की संख्या लगभग समान है, बूढ़ों की संख्या जो है कम है, तब फिर जो है उस तरह के पिरामिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर पिरामिड कहेंगे। लेकिन अगर बच्चों की संख्या कम है, ठीक है, नौजवानों की संख्या उनसे थोड़ी अधिक है, और बूढ़ों की संख्या नौजवानों से कम है, तब फिर जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, घटता हुआ पिरामिड। तो इस तरह से अलग अलग जो है प्लॉट किया जाता है पिरामिड। ठीक है ना। पिरामिड से खैर क्वेश्चन नहीं आता है, पिरामिड से अगर क्वेश्चन आना भी होगा तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड से आता है। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम श्योर है। ठीक है। अब यहाँ देखें, हाँ एक चीज़ है, समष्टि घनत्व जो है किसको कहते हैं हम लोग, तो समष्टि घनत्व किसको कहेंगे, प्रति 1000 नहीं, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए हम लोग समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। समझ में आ रहा है ना, कुल संख्या, यानी फिर से एक बार सुने ध्यान से, प्रति 1000 नहीं, प्रति 1000 नहीं, इसमें 1000 नहीं बताएंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, ठीक है ना, एक निश्चित समय अंतराल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, समष्टि घनत्व। अच्छा, एक इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे, ये गाजर घास के बारे में, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है ना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। अगर ये 200 है किसी क्षेत्र में, समझ में आ रहा है ना, 200 है किसी क्षेत्र में, और एक क्षेत्र में केवल एक अकेला बरगद का पेड़ है, तो पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व क्या है, कम है। क्यों कम है बताएं, क्योंकि बरगद जो है एक है और पार्थेनियम कितना है, 2 है, 200 है। पार्थेनियम कितना है, 200 है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें जो है हम लोग समझ सकते हैं कि भाई अगर हम लोग इनका समष्टि घनत्व निकालते हैं तो समष्टि घनत्व के मामले में बरगद का पेड़ पीछे हो जाएगा और पार्थेनियम यानी गाजर घास आगे हो जाएगा। ये गाजर घास के बारे में हम लोग और क्या जानते हैं, बिल्कुल पॉलन पराग एलर्जी कारक भी है, प्लस ये जो है गेहूं के साथ भारत में आयातित हुआ था। ठीक है ना, गेहूं के साथ ये भारत आया था गाजर घास। ठीक है ना,
और यही सी चीज़ पूछा जाता है इससे कि क्या ये एलर्जी कारक है या नहीं, तो हम लोग बताते हैं बिल्कुल इसके परागकण जो होते हैं एलर्जी कारक होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है गेहूं के साथ भारत में आयातित हुआ था, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। और तो बात कर लें अगर संख्या की, ठीक है ना, समष्टि घनत्व की, तो समष्टि घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हम लोग इसके मामले में दोनों को कंपेयर करें तो गाजर घास के पौधों की संख्या कितनी दी गई है, 200, और बरगद के पेड़ की संख्या 1 है मात्र। तो किसका समष्टि घनत्व अधिक है, गाजर घास का। किसका कम है, बरगद के पेड़ का। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें इसकी बायोमास की, तो बायोमास के मामले में कौन जीतेगा, बरगद का पेड़। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि बताया गया है कि उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को अवकलन करने के बराबर है। ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीव भार अधिक अर्थपूर्ण है। समझ में आया ना। यहाँ पे ऐसे मामलों में जब जहाँ पे साइज का डिफरेंस आता है, कहाँ बरगद का पेड़, कहाँ पार्थेनियम घास, ठीक है ना, ये वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, ठीक है। तो ये पार्थेनियम घास जो है वो बहुत छोटा है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है। तो ऐसे मामलों में जो है अगर समष्टि घनत्व मापना हो तो हम लोग जो है किसको लेते हैं, जैव भार को एक अच्छा पैरामीटर मानते हैं हम लोग। जैव भार को माप के जो है उनका समष्टि घनत्व बताते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये समष्टि घनत्व हो गया। इसके बाद देखें अब हम लोग आगे, और जो है हम लोगों को दिया गया है समष्टि की वृद्धि। समष्टि की वृद्धि जो है वो कितने प्रकार से होती है बताएं। समष्टि की वृद्धि कराने में 2-4 चीज़ों का योगदान होता है, ठीक है ना। देखें हम लोग कौन कौन, एक है, पहला है जन्म दर, दूसरा है क्या चीज़, आप्रवासन, तीसरा है मृत्यु दर, और चौथा है उत्प्रवासन, ठीक है ना। जैसे मान के चलें, इसको कई बार हम लोग समझे हुए हैं, ये है हमारा गोपालगंज, समझ में आया ना। तो गोपालगंज की जनसंख्या जो है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी, गोपालगंज की जनसंख्या को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी। अगर किसी आदमी का जन्म होता है, समझ में आ रहा है ना, तो जन्म होता है, इसका मतलब जो है गोपालगंज की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। समझ में आया ना, प्लस होगी। लेकिन अगर मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो रही है, समझ में आ रहा है ना, तो मृत्यु हो रही है तो गोपालगंज की जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लोग जो है ना गोपालगंज में आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब जो है क्या हो रहा है, इमिग्रेशन। क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। समझ में आया ना। तो इमिग्रेशन होने से भी जनसंख्या यहाँ की क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर जो है क्या होगा बताएं, मृत्यु हो रही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ लोग जा रहे हैं, सॉरी मृत्यु तो हो चुकी है, लोग जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तब भी जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एमिग्रेशन, ठीक है ना, एमिग्रेशन हम लोग कह लेंगे। तो ये 4 कारक हैं जो किसको प्रभावित करते हैं बताएं, किसको प्रभावित करते हैं, किसी भी जगह के समष्टि घनत्व को। कौन कौन चीजें बताएं, जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, ठीक है, आप्रवासन, आप्रवासन आ मतलब लोग आ रहे हैं, और उत्प्रवासन, उत्प्रवासन मतलब लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, जगह छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर जगह छोड़ के जा रहे हैं तो उससे भी जनसंख्या क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग विदेश जाने वाले लोगों का क्या कराना पड़ता है, इमिग्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना। वो लिखित रूप से जो है जाते हैं कि हाँ कितना साल के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट को जो है एक डाटा हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो गोपालगंज की जनसंख्या, इसके बारे में हम लोगों ने समझी, ठीक है ना। ऐसा हर जगह के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल गोपालगंज के लिए है, हर जगह की किसी भी जो है क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व के बारे में ये 4 बातें हम लोग जो है कह सकते हैं। पहली बात क्या है कि अगर जन्म होता है, लोगों का जन्म होता है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा।
अगर मृत्यु हो रही है तो जनसंख्या घनत्व, घटेगा। और अगर जो है लोग जा रहे हैं तो भी, घटेगा। और लोग आ रहे हैं तो बढ़ेगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हो गए जिसके चलते किसी जगह की समष्टि वृद्धि होती है। ठीक है ना? अभी और भी कारक है, जरा देखें हम लोग। कारक कौन सा है बताएं? आहार उपलब्ध। आहार उपलब्धता, किसी जगह पे कितना भोजन उपलब्ध है, भोजन उपस्थित है। पुराने ज़माने में जब नोमाड्स होते थे, नोमाड्स यानी आदि मानव, खाना बदोश, तो ये खाना बदोश जो है वो क्या करते थे? भोजन रहता था वहाँ पे, जहाँ भोजन रहेगा वहाँ जाएंगे, भर पेट खाएंगे, भोजन ख़त्म निकल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर जो है दूसरे जगह जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? जहाँ भोजन हो, फिर वहाँ का भोजन खाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम लोग अस्थाई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं। ठीक है ना? ये एक जगह रहना शुरू कब से किए थे? 10,000 साल पहले कृषि की जब खोज हुई थी। हाँ, 10,000 साल पहले। ये जब से कैलेंडर शुरू हुआ तब से 10,000, अभी से नहीं। ठीक है? जब से कैलेंडर शुरू हुआ था तब से 10,000 साल पहले जो है हम लोग जो है अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पहले जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, नोमैडिक जीवन, खाना बदोश। समझ में आया ना? खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। आदि मानव जो है ना बहुत मतलब बढ़िया तरीके से रहते थे, झुंड में रहते थे, कभी भी झुंड में रहने की आदत थी उनको। और जहाँ पे भी जाएंगे, पहले तो आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ खाने वाला है, क्या चीज़ नहीं खाने वाला है। जैसे आज भी हम लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाए, एक एक फल दिखाई देगा बहुत सुंदर, मन करेगा तोड़ के खा लें, लेकिन पता चलेगा खाने के बाद जो है चले गए। समझ में आ रहा है ना? तो आदि मानव के साथ भी ऐसा होता था, बट वो क्या करते थे? जाएंगे और झुंड में से जो है, झुंड में से कोई एक निकल के जाके ट्राई करेगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है? पहले तो टेस्ट जो है उसका देखेगा, और बाकी सब लोग बैठ के इंतज़ार करेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। अगर टपक गया तो सब लोग भाग जाएंगे वहाँ से, यानी वो अब आगे नहीं खाएंगे। बोलते थे, सुन लेंगे हम लोग किसी मूवी वगैरह में। समझ में आया ना? तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्या चीज़? कारक। ठीक है ना? इनमें परभक्षण दाब भी होता है, और मौसमी क्या चीज़? परिस्थितियाँ भी होती है। मौसम जो है जहाँ अनुकूल नहीं है, जैसे साइबेरिया की बात करें, साइबेरिया में इस समय कोई रहता होगा? बहुत कम लोग रहते हैं एकदम। ठीक है ना? हाँ, हम लोग साइबेरियन क्रेन के बारे में सुनते हैं, वो जो है 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाता है। राजस्थान के जो है, नहीं ऐसे बोलेंगे, भारत के भरतपुर में। ठीक है ना? हाँ, राजस्थान में ही है, भरतपुर राजस्थान में है। तो भारत के भरतपुर में कोयला देव राष्ट्रीय घाना पक्षी अभयारण्य में आ जाते हैं ये। ठीक है? कौन? साइबेरियन क्रेन। ये देखें हम लोग, समष्टि घनत्व को सूचित किया जाता है किससे? एन से। ठीक है ना? एन से, कैपिटल एन। और आप्रवासन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ये जनसंख्या बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। और ये जन्म दर को किससे सूचित किया जाता है? बी से। ये बढ़ाएगा या घटाएगा? मृत्यु दर को किससे? डी से। ये क्या करेगा? और एमिग्रेशन को ई से। ये क्या करेगा? इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली ई और आई का है। आई मतलब हाँ आना, और ई मतलब जाना। ठीक है? याद रखेंगे इनको हम लोग। तो ये 4 चीज़ें हो गई। ठीक है ना? अगर हम लोगों को किसी समय में, ठीक है ना, टी समय में, मान के चले टी समय में जो है जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज़? एन टी प्लस 1 एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। जितने लोग जन्म लिए, जितने लोग आए, उनकी संख्या को जोड़ेंगे, और जितने लोगों की मृत्यु हुई, जितने लोग जो है वो यहाँ से गए, उनकी संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमारा जो समष्टि घनत्व है, इसका वृद्धि मॉडल जो है हम लोग पढ़े हैं, कितने तरह का होता है बताएं? 2 तरह का। वृद्धि मॉडल जो है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ठीक है ना? कौन कौन बताएं? सबसे पहला हो जाता है चर घातांकी वृद्धि। ठीक है ना? लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं इसको? लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल?
एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखें हम लोग एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है ना, इसको हम लोग देखें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, ये देखें हम लोग। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व होता है ना, वो सिग्मॉइड कर्व होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है ना। एक और दूसरी जो वृद्धि है वो कौन सी वृद्धि है? केवल इसमें वृद्धि के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ये संभार तंत्र वृद्धि इसको कहते हैं हम लोग, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, इसमें हम लोगों को बताया जाता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। यहाँ पे दोनों का ग्राफ दिखा दिया गया है। देखिए हम लोग यहाँ पे ये दोनों का जो है ग्राफ हम लोगों को दिखा दिया गया है। औ वाला जो है वो किसके लिए है? चर घातांकीय के लिए। औ वाला किसके लिए है? चर घातांकीय के लिए, ठीक है। और ब वाला किसके लिए है? लॉजिस्टिक। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व जो है वो सिग्मॉइड होता है, एस आकार का। और ये वाला जो कर्व होता है ये जे शेप में होता है, याद रखेंगे। जे आकार का कर्व किसका होता है? चर घातांकी का। और लॉजिस्टिक का सिग्मॉइड। ये दो कर्व जो है पूछा जाता है, बस इतना ही यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है संभार तंत्र से, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को ये जीवन वृत्त विभिन्नता दिखाया गया है, ठीक है। और समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ हम लोग स्किप करते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आया और यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये टेबल जो है एक बार देख के जाएंगे। देखिए हम लोग परजीविता और परभक्षण, ठीक है ना, ये पारस्परिक क्रिया है। ये अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं? समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जरा बताएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहला कौन? सहोपकारिता। दूसरा कौन? तीसरा? चौथा? पांचवा? और छठा? देख रहे हैं ना, ये 6 प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। यानी एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से जो है डील करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इसको हम लोग कितने तरीके से समझ सकते हैं? 6 तरीके से। सबसे पहला तरीका होता है सहोपकारिता। सबसे बेहतर जो है रिलेशन यही है। इसमें हम लोगों को 2 जातियों के बीच संबंध को बताया जाता है। 2 जातियां एक दूसरे से जो है संकर्षित होती हैं और उसमें किसको बेनिफिट है, किसको लॉस है, किसको कुछ नहीं है, ये हम लोगों को बताना होता है। समझ में आया ना। तो अगर बेनिफिट होता है तो उसको यहाँ पे हम लोग प्लस का संकेत दे के जो है समझाए हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको जो है क्या दे के समझाएं? माइनस का साइन। अगर कुछ नहीं होता है तो 0। 3 संकेत यहाँ प्रयोग किए गए हैं। कौन कौन? प्लस, माइनस और 0। अगर प्लस होता है तो फिर जो है हम लोग समझ जाएंगे कि क्या चीज़, उस जाति को फायदा हो रहा है। अगर माइनस दिया गया है तो घाटा हो रहा है, और 0 दिया गया है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जरा चले हम लोग पहला जो है रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन कौन सा है? सहोपकारिता। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। समझ में आया ना। तो म्यूचुअलिज्म में जाति अ को फायदा हुआ या घाटा हुआ? जाति ब के पास क्या दिया है? प्लस। यानी यहाँ पे 2 ऐसी जातियाँ होती हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्शन करती हैं। इंटरैक्शन करना मतलब जो है उनको खाना या उनके साथ रहना या जो भी है, ठीक है ना। मतलब आपस में जो है ये क्रियाएं करती हैं, और क्रियाएं करने में दोनों जाति को फायदा होता है। इसका एक उदाहरण हम लोग समझेंगे। पहले एक उदाहरण है माइकोराइजा, और दूसरा उदाहरण है शैवाल, लाइकेन। बिल्कुल, लाइकेन। लाइकेन जो है वो बताएं किन से मिल के बनता है? शैवाल और कवक से। बहुत बढ़िया। शैवाल और कवक से मिल के बनता है लाइकेन। तो सवाल है कि शैवाल को क्या होता है और लाइकेन कवक को क्या होता है, बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लाइकेन है, लाइकेन को एक बार हम लोग लिख के समझते हैं। 2 चीज़ों को हम लोग मिला दें। किनको किनको मिला दें, बताएं।
एक कवक को मिला दें, कवक, कवक को उल्टा पढ़ेंगे क्या पढ़ा जाएगा? कवक पढ़ा जाएगा। और एक जो है क्या हो गया? शैवाल। शैवाल दोनों को मिला दिया गया, क्या बना? लाइकेन बना। लाइकेन का प्रयोग किस में करते हैं? प्रदूषण का पता लगाने में, और प्रदूषण का पता भी लगाया जाता है। बिल्कुल, प्रदूषण जो है जहाँ पे होगा वहाँ लाइकेन नहीं हो सकते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भाई इस जगह पे प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा काम जो है, इसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। अम्ल क्षार क्या चीज़? सूचक। अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहा जाएगा कि एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का नाम बताएं, तो हम लोग क्या बताएंगे? लाइकेन बताएंगे। ठीक है ना। ये इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। ठीक है ना, इसके जूस का। और उसको जो है हम लोग 2 कलर के पेपर पे डाल लेते हैं। कौन कौन? लाल और एक नीला। ठीक है ना, लाल लिटमस और क्या चीज़? नीला लिटमस। तो लाइकेन जो है इसमें 2 तरह की जातियां हैं। कौन कौन? कवक शैवाल के लिए क्या करता है? कवक जो है शैवाल के लिए आवास का प्रबंध करता है। किसका प्रबंध करेगा? और शैवाल कवक के लिए क्या करता है? बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोगों को कोई जो है घर दे दे, खाना दे दे, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखें हम लोग, कवक और शैवाल हो गया। ठीक है ना। कवक जो है वो शैवाल के लिए क्या देता है? आवास। और शैवाल जो है बदले में क्या देता है? कवक को भोजन। तो किस जाति को नुकसान है? किसी को नहीं है। शैवाल, कवक को क्या है? कवक को शैवाल से क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और शैवाल को कवक से क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो इस तरह के पारस्परिक क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बताएं? सहोपकारिता। क्या कहते हैं? एक और सहोपकारिता का उदाहरण है माइकोराइजा। माइकोराइजा किन के बीच बनता है? हाँ बिल्कुल, कवक हो गए और पादप मूल हो गए। ठीक है ना। उच्च पौधों की जड़ें हो गई, उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें और कवक दोनों मिल के क्या बनाते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। और माइकोराइजा क्या है? एक सहजीवी संबंध है। इनको सहजीवी संबंध भी कहते हैं और सहोपकारिता भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यूका और सलभ, बिल्कुल, यूका और सलभ भी आ सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमको याद आया था चैप्टर 9 से, और उसको हम फिर बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चैप्टर 9 से ही रिलेटेड था, और फिर से याद आता है तो हम उसको बताते हैं। लाइकेन हो गया और माइकोराइजा हो गया, यूका और सलभ हो गया। यूका और सलभ में एक दूसरे के बिना जो है जीवन उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि यूका जो प्लांट है उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सलभ के द्वारा। और सलभ के अंडों की सुरक्षा कौन करता है? यूका प्लांट के फ्लावर्स। ठीक है ना। यूका पौधा जो है उसके फूल सलभ के अंडों की सुरक्षा करते हैं। तो दोनों का फायदा हो रहा है, यूका का भी फायदा हो रहा है और किसका? सलभ का भी फायदा हो रहा है। तो इस तरह के मतलब संबंध को हम लोग किस प्रकार का नाम देते हैं बताएं? सहोपकारिता। दूसरा हम लोग फटाफट समझते हैं स्पर्धा। स्पर्धा में बताएं पहली जाति को क्या होगा? नुकसान, और दूसरी जाति को नुकसान। ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है। अगर परिभाषित करना होगा कि बताइए सहोपकारिता किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? सहोपकारिता, बिल्कुल, 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों ही जातियों को क्या होता है? लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। स्पर्धा किसे कहते हैं? हाँ, 2 जातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों ही जातियों को क्या होता है? नुकसान होता है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आ जाता है, तीसरा कौन? परभक्षण। तो परभक्षण जो है एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को फायदा, एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को क्या होती है? हानि होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षण। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये जरूर देख के जाएंगे। समझ में आ रहा है ना?
ये चीज़ें जरूरी हैं। और परजीविता, परजीविता में जो है क्या होता है? हाँ, ये परिभाषा पूछा जाता है। परिभाषा जो है, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इसको डाल दे। एक जाति को लाभ हो रहा है, दूसरी जाति को फायदा हो रहा है, तो बताइए उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो एक जाति को लाभ, एक जाति को हानि, ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जो है क्या कहलाती हैं? परभक्षण भी और परजीविता भी। समझ में आया ना? परभक्षण भी और परजीविता भी। मच्छर आके हमको काट रहा है, समझ में आया? तो बताएं क्या होगा? मच्छर को क्या होगा? मच्छर को लाभ हो रहा है और हमको हानि हो रही है। तो एक तरफ फायदा हुआ, एक तरफ हानि हुई। इसको हम लोग कौन सी पारस्परिक क्रिया कहेंगे? परजीविता। क्या कहेंगे इसको? परजीविता कहेंगे। ठीक है, हैं? स्पर्धा का एग्जाम्पल बता देते हैं। और परभक्षण किसको कहेंगे? जिसमें एक एक जाति जाति को लाभ, हानि होता है। एक जाति जो है जाके दूसरी जाति को खा गई, तो पहली जाति का क्या हुआ बताएं? लाभ हुआ, और दूसरी जाति का हानि हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परभक्षण। समझ में आया ना? परभक्षण। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ठीक है ना, ये सब हो गए। तो इनमें जो है जब कीट जाके बैठते हैं तुरंत बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा तो अब इस तरह की पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परभक्षण कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो इंसेक्ट बैठ रहे हैं उस पौधे में, उनको क्या हो रही है? हानि हो रही है, उनका जीवन ही समाप्त हो जा रहा है। और फिर जो पौधे हैं उनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है ना। ड्रोसेरा और नेपेंथिस का नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के पौधे हैं। हाँ, पौधे को नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिलते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक मिलते हैं। अच्छा, कभी भी हम लोग ये नहीं समझें कि अगर वो जो है कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण भी होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा नाइट्रोजन वाला यौगिक चाहिए, जिसके लिए वो किसको खाते हैं? कीड़े मकोड़ों को। हाँ, कीट भक्षी पौधे। ठीक है ना। तो स्पर्धा में एक एग्जाम्पल था कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है बताएं? दोनों जीवों को हानि होती है। उदाहरण इसका, दोनों जीव को हानि, जैसे मान ले कि एक जगह जो है ना, एक पेन बेचने वाले हैं, दो दुकानें हैं। समझ में आया ना? दो दुकानें हैं, एग्जाम्पल बताए थे पहले भी। तो एक दुकानदार कह रहा है कि आइए आइए हमारे यहाँ से ले लीजिए, हम आपको 10 रुपये का दे देंगे। ठीक है। एक कह रहा है कि आइए हमारे यहाँ से ले लीजिए, 9 रुपया ही दीजिएगा। तब तक वो कह रहा है कि हम भी तुमसे कम है, आओ हमारे यहाँ ले लो, 8 रुपये। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो है, हाँ, तो हुआ दोनों का क्या चीज़? नुकसान। हो सकता है उसको खरीद दाम में ही बेचना पड़ जाए, कई बार ऐसा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंपटीशन है, इसको हम लोग स्पर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है ना। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। ठीक है ना। एक और देखें हम लोग, नाम है इसका क्या चीज़? सहभोजिता, कमेंसलिज्म इसको कहते हैं। सहभोजिता को क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है बताएं? एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को न हानि ना ही लाभ। समझ में आया ना? न हानि होगी ना ही लाभ होगा। इसका उदाहरण हम बताए थे एक बार। गाय के साथ जो है वो बकुला जैसे जो है पक्षी क्या करते हैं? कीड़े को चुनते हैं। जब गाय, भैंस या उसके जैसे जीव चलते हैं घास पे, तो घास के अंदर छुपे हुए इनके पैर से जब दबता है घास, तो घास के अंदर छुपे हुए कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, ये देखने के लिए कि कौन दबाया है। समझ में आया ना? तब तक वहीं पे बगल में बैठा रहता है कौन? एग्रेट पक्षी। ठीक है ना, एग्रेट। ठीक है ना, एग्रेट नाम है, सफ़ेद कलर का होता है। वो तुरंत कहेगा आइए दिखाते हैं कौन दबाया। समझ में आया ना? उसके बाद जो है ले गया उनको। तो गाय को इससे कोई नुकसान होता है क्या? कोई नुकसान नहीं है, ना ही उसको फायदा है। लेकिन एग्रेट पक्षी को तो है। एग्रेट पक्षी को फायदा हो जाता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है कि किधर कीड़े मकोड़े हैं, कहाँ से खाएं। समझ में आ रहा है ना? कई बार जो है मतलब जाते हुए रास्ते में दिखाई दिए हैं, एक दिन उसका शॉर्ट्स बनाएंगे ज़रूर। दिखाई दिए हैं वो साथ में जो है चरते हुए। समझ में आया ना? गांव में अक्सर दिख जाएंगे ये, जहाँ गाय भैंसें चरती हैं वहाँ पे ये पक्षी जो है आ जाते हैं।
कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। एक और हम लोग देखें, अंतरजातीय क्या चीज, परजीविता। ये कैसा रिलेशनशिप है बताएं? एक जाति को हानि होगी और दूसरी जाति को ना हानि और ना ही लाभ। समझ में आया ना? तो पारस्परिक क्रियाएं कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहली कौन? सहोपकारिता, दूसरी स्पर्धा, तीसरी परभक्षण, चौथा सहभोजिता और अंतरजातीय परजीविता। जातियां अलग अलग हों और उसमें परजीविता दिखे। परजीविता तो यहाँ भी होती है, लेकिन अंतरजातीय परजीविता आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। परभक्षण ये हम लोग समझ गए थे ना, परभक्षण हम लोग देखे थे। हाँ ये देखें हम लोग, एक जो है उदाहरण यहाँ देखना है, एक एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई क्या चीज़? नागफनी। और नागफनी के लिए यहाँ पे एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे, क्या चीज़? अपुंसिया। कौन सा वर्ड? अपुंसिया, ठीक है ना। लाखों हेक्टेयर में फैल गया, लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से फैल गया और तबाही मचा रहा था, हैवोक, ठीक है ना, तबाही मचा रहा था। तो इसके तबाही को कंट्रोल करने के लिए आया एक कौन बताएं? नागफनी खाने वाला परभक्षी, जो कि क्या था? शलभ था, ठीक है ना। और ये शलभ जो है नागफनी को खा खा के उसको कंट्रोल कर दिया। ये कब की घटना है? 1920 की। तो ये एक याद रखेंगे हम लोग। और उसके बाद देखें हम लोग, और नेक्स्ट जो है दिया हुआ है किसके बारे में जरा बताएं? अंतर्ज्वारीय तारा मीन हटा दी गई। हाँ ये तारा मछली के बारे में भी याद रखेंगे हम लोग। तारा मछली, स्टारफिश, ठीक है ना। एक बंद जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में सभी तारा मछली हटा दी गई, तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण, यही अंतर्जातीय स्पर्धा, ठीक है ना, के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की कितनी जातियां विलुप्त हो गई? 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई, ठीक है ना। एक हम लोग और घटना याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? छद्मावरण, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हम लोग समझते हैं ना, ये पबजी वाले ज़्यादा जानते होंगे, समझ में आया ना। छुप के जो है गोली मारना, बर्फ़ में जो है बर्फ़ के जैसा, और अगर जो है झाड़ वगैरह में गए हैं तो उसके जैसा, ठीक है ना। तो हमारे मिलिट्री का ड्रेस भी जो है वैसा क्यों बनाया गया है? कहीं भी छुप जाते हैं, समझ में आया ना। छुप जाएंगे तो थोड़ा कम दिखाई देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इस क्रिया को हम लोग छद्मावरण कहते हैं। जैसे गिरगिट होता है, गिरगिट होता है ना, अगर हरे भरे घास में जाएगा तो कैसा रंग बना लेगा? हरा रंग बना लेगा। भूरे अगर परिवेश में चला गया तो कैसा रंग? भूरा रंग। और अगर काले परिवेश में गया तो थोड़ा काला भी बन जाएगा। यानी जैसा परिवेश वैसा जो है उसका भेष, समझ में आ रहा है ना। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? और ये प्रक्रिया खाली गिरगिट में ही नहीं होती है, किसमें होती है? कीटों और मेढकों में भी होती है, ठीक है ना। आजकल इंसानों में भी हो रही है, समझ में आ रहा है ना। क्या चीज़? हाँ, मोनार्क तितली है, इसमें एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, ठीक है ना। मोनार्क तितली जो है, यही तितली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जो आसपास उड़ते हुए दिखाई देती है, मोनार्क तितली ही है। एक बार दिखाए थे फोटो, हाँ, ब्लैक कलर की। तो ये मोनार्क तितली के पास एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, जो एक कैटरपिलर अवस्था में ये खास तरह के पौधे को खा के अपने अंदर विकसित करती है। तो इस मोनार्क तितली को कोई नहीं खाता है, समझ में आया ना। कोई नहीं खाता है क्योंकि वो उसका स्वाद बहुत मतलब बेकार लगता है मोनार्क तितली का। और ये मोनार्क तितली अपने अंदर विकसित की है क्या खा के? एक जो है ना खराब पौधे को खा के, ठीक है ना, एक विषैले खरपतवार को खा के जो है प्राप्त करती है, ठीक है, जानबूझ के खाती है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा एक और हम लोग देखे होंगे, ये कैलोट्रॉपिस किसको कहते हैं? कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस जो होता है ना, ये हम लोग इसको अकवन बोलते हैं, अकवन, याद है। और कुछ लोग मदार बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, तो उसको कैलोट्रॉपिस बोला जाता है। कैलोट्रॉपिस जो है परित्यक्त खेतों में ऐसे ही उग जाता है। परित्यक्त खेत मतलब परती छोड़ा गया हो जिनको, ऐसे ही उग जाता है उनमें, ठीक है ना। ये पौधा जो है अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। ये लाइन याद रखेंगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है प्रोड्यूस कराने वाला पौधा कौन सा है बताएं?
अकवन कैलोट्रॉपिस, ठीक है। तो ये कैलोट्रॉपिस को, कभी हम लोग कैलोट्रॉपिस को किसी पशु या बकरी को चरते हुए देखे हैं क्या? कोई नहीं चरता है। क्यों नहीं चरता है? क्यों नहीं चरते हैं? क्योंकि इसके अंदर निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनीन है, ऐसे ऐसे एस्ट्रिक्नीन है, अफीम है, ऐसे ऐसे जो है पौधे, मतलब ये और भी पौधों का उदाहरण दिया गया है कि अफीम का भी जो पौधा होता है ना, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होती है कि पशु जाके उसको नहीं चर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? गाय भैंसे जो है किसी भी पौधे को चरने से पहले क्या करती हैं? अच्छा, ये मालूम है। सूंघती हैं। क्यों सूंघती हैं? हाँ, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कैसे हम लोग समोसा खाना होता है तो पहले, ठीक है, पहले ट्राई करेंगे। देखिए हम लोग स्पर्धा कंपटीशन, कंपटीशन हम लोग किसको कहते हैं बताएं? कंपटीशन जो है ये कहा जाता है जिसमें दोनों ही जाति को क्या हो? हानि हो, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल जो है ये एक दिया गया है, गैलापैगोस द्वीप। डार्विन जो है कहाँ गए थे और क्या मिली थी उनको वहाँ? फिंच चिड़िया मिली थी। तो गैलापैगोस द्वीप पे एक और चीज़ जो है वहाँ से लेके आया गया था। क्या लेके आया गया था? ठीक है ना। तो बताया गया है ना कि गैलापैगोस द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिंगडन कुछ एक दशक में ही विलुप्त हो गए। ये एबिंगडन क्या होता है? एबिंगडन है कछुआ। समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कछुआ होता है, समझ में आया ना? एबिंगडन हम लोग किसको कहते हैं? कछुआ। कछुआ जो है वो गायब हो गया। समझ में आया ना? इसके बाद देखें हम लोग, ये जो व्हेल होती है, व्हेल के शरीर पे जो है कौन रहते हैं बताएं? बार्निकल्स होते हैं। ये बड़े बड़े जो है मछलियों के शरीर पे होते हैं और खैर इनसे कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है, बार्निकल से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। वो आराम से उनके शरीर पे रहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद हाँ, उनके शरीर पे रह के जो है घूमती है पूरे समुंदर में। परजीविता का उदाहरण हम लोगों को एक लीवर फ्लूक दिया हुआ है। लीवर फ्लूक हमारे शरीर में रहता है, ठीक है ना। एक ट्रीमेटोड पैरासाइट दिया हुआ है। तो ये सब जो है परजीविता के उदाहरण हो गए, परजीविता के। और कोई एग्जाम्पल हम लोगों को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक देखें, कुत्तों पर जो है कौन रहती है बताएं? चिचड़ी। चिचड़ी किसको कहते हैं? टिक्स। और मनुष्यों में आजकल के समय में सबसे ज़्यादा क्या रहती हैं? समझ में आ रहा है ना? जूं है बाल में बाह्य परजीवी और कैसकटा हो गया। कैसकटा हम लोग किसको कहते हैं? अमरबेल के पौधे को कहते हैं। ये सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो कैसकटा भी किसका उदाहरण है? ये पैरासाइट का, पैरासिटिक प्लांट है ये, ठीक है ना। इसके बाद जो है और हम लोगों को सहभोजिता दिया हुआ है। सहभोजिता हम लोग जानते ही हैं, एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न हानि है न लाभ है। इसका वही उदाहरण है ए ग्रेड पक्षी वाला, ठीक है ना। ए ग्रेड पक्षी के साथ ये देखें हम लोग, याद है ना, पक्षी बगुला और चारण पशु निकट जो है रहते हैं, एकदम नज़दीक रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। चारण पशु को न घाटा है न फायदा है, लेकिन बगुले को फायदा है। एक और उदाहरण देते हैं हम, स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं किनके पास जरा बताएं? समुद्री एनीमोन के पास, सी एनीमोन के पास। तो सी एनीमोन के बीच में जाके किकलिड मछली, किकलिड नहीं, क्लाउन मछली जो है जाके छुप जाती है। तो क्लाउन मछली जब जाके छुप जाएगी समुद्री एनीमोन के कांटों के बीच, तो उनको जो है डर खत्म हो जाता है। किसका? शिकारी जीवों का, शिकारी मछलियों का। तो इस समुद्री एनीमोन का ना फायदा है ना ही इसका नुकसान है, वो मछली आके छुपने से। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस मछली का भला हो जाता है। तो इसमें इसको फायदा है और इसको ना फायदा है ना ही क्या है, नुकसान है। तो इस तरह के जो है
मतलब पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सहोपकारिता है। सहोपकारिता, ये देखें हम लोग, ये किसका उदाहरण दिया है बताएं? बर, ठीक है ना, बर होते हैं, ये बड़े बड़े चींटे जो होते हैं ना, उनका प्रकार है, उनको बर बोला जाता है। और ये किसका पुष्प है? अंजीर का। अंजीर के फल में बर द्वारा दिए गए अंडे, ये दोनों जो है मतलब इनमें परागण की क्रिया, ठीक है ना, एक खास प्रकार के बर द्वारा होती है। याद रखेंगे, गूलर के अंजीर के पौधे में परागण की क्रिया एक खास प्रकार के बर की जातियों के द्वारा होती है। और इस बर की जातियों को क्या फ़ायदा है? ये बर की जातियां अपने अंडे जो है इसके अंदर दे देती हैं। समझ में आ रहा है ना? इनके अंडे की रखवाली हो जाती है और बदले में इनके अंडे जब विकसित होते हैं तो थोड़ा सा फल वगैरह खा लेते हैं। दोनों का काम चलता है। हाँ, अब वही उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो बिल्कुल ये पारस्परिक क्रिया है। नेचर जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ही को खाने के लिए दे देगा, लीजिए खाइए आप, ठीक है। हाँ, नहीं ये जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़ बताएं? सहोपकारिता, ठीक है ना। एक और हम लोगों को एग्जाम्पल दिया होगा, एक और एग्जाम्पल दिया होगा, यहाँ जरा देखेंगे। हाँ, ये इसको हम लोग छल बोलते हैं। आर्किड पुष्प का मक्खी द्वारा परागण, समझ में आया ना। इसमें हम दिखाए थे कि एक नकली मक्खी जैसा, नकली मादा मक्खी जैसा स्ट्रक्चर जो है डेवलप कर लेता है ये आर्किड का पौधा। और फिर उसके बाद जो है नर मक्खी होती है वो जो है किसके लिए जानी जाती है? लैंगिक कपट के लिए, सेक्सुअल डिसीट के लिए जानी जाती है। समझ में आया ना? कूट मैथुन करती है और उसके बाद जो है इसमें परागण की क्रिया होती है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 के बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं क्या चीज़? 14 जो है आज स्टार्ट कर लेंगे और उसको भी जल्दी ही हम लोग समाप्त करेंगे 14 को। हालांकि 14 जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 14 से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 14 को अच्छे से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। देखें ज़रा हम लोग 14 चैप्टर का नाम क्या है बताएं? पारितंत्र। वाह, बहुत बढ़िया। टॉपिक कितने हैं इसमें? देख रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 14 पारितंत्र। और इसमें टॉपिक टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक में से पहला कौन है? पारितंत्र संरचना और क्रियाशीलता, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी अनुक्रम, पोषक चक्रण, पारितंत्र, सेवाएं। समझ में आया ना। तो सबसे पहले बताएं पारितंत्र जो है वो है क्या? बताएं पारितंत्र। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई, समझ में आया ना, जहाँ जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लेंगे हम लोग घर जाके। क्या लिखेंगे? प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई जहाँ जीवधारी आपस में क्या करते हैं? आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? नहीं, ये पारितंत्र के घटक हो गए। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। पारितंत्र कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? स्थलीय, जलीय और तीसरा मरुस्थलीय। वो भी तो स्थलीय है। मानव निर्मित। बहुत बढ़िया, मानव निर्मित। समझ में आया ना। यहाँ देखें हम लोग, यहाँ तीसरा जो है कैटेगरी यहाँ दिया हुआ है, मानव निर्मित। समझ में आ रहा है ना। तो पारितंत्र को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला कौन? स्थलीय, दूसरा कौन? जलीय, और तीसरा कौन? मानव निर्मित। पारितंत्रों का उदाहरण कौन कौन है? सस्य भूमि और जल जीवशाला किसको कहते हैं? एक्वेरियम को जल जीवशाला। हाँ, एक्वेरियम को जल जीवशाला। भूमि जिसमें हम खेती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फसल वाली भूमि, खेत। खेत को हम लोग क्या कहेंगे? सस्य भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? सस्य भूमि।
अब वहीं बात करेंगे अगर हम लोग स्थलीय पारितंत्र की, तो स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन आता है? जंगल, घास के मैदान, और क्या आते हैं? मरुस्थल आते हैं, ठीक है ना, ये आएंगे। अगर जलीय पारितंत्र की बात करें हम लोग, तो जलीय पारितंत्र में कौन कौन आता है बताएं? झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ, और कौन? नदमुख, नदमुख एस्चुअरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्चुअरी, ठीक है ना। नदमुख, नदी का मुहाना, उसको हम लोग क्या करते हैं? नदमुख कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है किसके उदाहरण हो गए? जलीय पारितंत्र के। तो पारितंत्र कितने प्रकार का? पारितंत्र की परिभाषा, इसके प्रकार हम लोग पढ़ लिए कि नहीं? हमारा जो संपूर्ण जैव मंडल है ये विश्व पारितंत्र का उदाहरण है, वैश्विक पारितंत्र, ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम कौन है? हमारा टोटल बायोस्फीयर, ठीक है ना, जैव मंडल, ठीक है ना, संपूर्ण जैव मंडल। अब चले हम लोग देखेंगे पारितंत्र को चलाने के लिए, ठीक है ना, पारितंत्र को चलाने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है बताएं। एक पारितंत्र को क्रियाशील रखना है, ठीक है ना, तो पारितंत्र के जितने भी घटक होते हैं एक इकाई के रूप में जो है कार्य करते हैं, और इन सबको हम लोग देखेंगे जरा। पारितंत्र चलाने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है बताएं? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पारितंत्र के फंक्शनल यूनिट जो है कितने हैं बताएं? 4 हैं। कौन कौन? उत्पादकता, दूसरा अपघटन, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, चौथा पोषण चक्रण। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मिल के पारितंत्र को क्या करती हैं? चलाती हैं, पारितंत्र को चलाने का काम करती हैं, ठीक है ना। और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। स्तर विन्यास, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है ना। तो स्ट्रैटिफिकेशन को हम लोग याद रखेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन किसको कहेंगे? विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। जैसे हम लोग इसका सही सा उदाहरण जो है ना वो पिरामिड में देखने को मिलता है। सबसे नीचे बताएं हम लोग पिरामिड में किनको रखते हैं? पिरामिड में घास, उसके बाद घास के बाद कीट, कीट के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप। अब पक्षी नहीं रख सकते हैं? पक्षी भी रख सकते हैं। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। इसी ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास। समझ में आया ना। तो अब देखें हम लोग, हमारे पारितंत्र में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी किनको कहते हैं हम लोग? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी, और जो अपना भोजन जो है नहीं बना पाते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उनको क्या कहेंगे? परपोषी, ठीक है ना। तो देखें हम लोग पारितंत्र में जो है हमारे कुल कितने प्रकार के घटक हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से बताएं? जैविक और अजैविक। समझ में आया ना। अजैविक घटक, अजैविक घटक में कौन आता है? जल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावे और क्या हो गया? सोलर इनपुट हो गया। सोलर इनपुट के बाद ताप का चक्र, डे का लेंथ हो गया, दिन की लंबाई, और अन्य जलवायुवीय परिस्थितियाँ। ये सब जो है एक तरह से किसके अंतर्गत आती हैं? अजैविक घटक। और जैविक घटक में कौन आते हैं वो तो हम लोगों को मालूम है। समझ में आया ना। अगर पूछा जाए कि देखें स्वपोषी घटक जो है वहाँ पे दिया हुआ है पादप प्लवक हो गए, लवक नहीं प्लवक, ठीक है ना। पादप प्लवक, काई हो गए, काई, काई किनको कहते हैं? शैवाल को। और प्लवक हो गए, ये कौन प्लवक है? ये जंतु प्लवक है। प्लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पादप प्लवक और जंतु प्लवक। तो पादप प्लवक जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जंतु प्लवक पादप प्लवकों को खाते हैं। तो कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है? पादप प्लवक स्वपोषी और जंतु प्लवक परपोषी। ऐसे याद रखेंगे हम लोग इनको, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखें और चीज़ें जो है हम लोगों को क्या क्या समझनी है। इसके बाद जो है हम लोगों का उत्पादकता शुरू होगा। उत्पादकता, ये देखें हम लोग, हाँ देखें हम लोग उत्पादकता,
तो उत्पादकता को हम लोग कब से पढ़ें? कल से। ओके।